बहुत समय पहले की बात है। महाराज चंद्रसेन के राज्य में एक अजीब सी अफवाह फैल रही थी। कहा जाता था कि उनकी बेटी राजकुमारी चंद्रकला किसी अनजान बीमारी की चपेट में थी। वह दिन रात अचेत रहती, कभी कभी अजीब तरीके से कांपती और कमजोर होती जा रही थी। राजा ने देश भर से बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमारी की बीमारी का कारण नहीं जान सका। पर सच्चाई कुछ और ही थी। राजकुमारी के शरीर में एक जिंदा नाग रहता था। यह नाग हर रात उसके मुख से बाहर निकलता, जंगल की ओर चला जाता और फिर सुबह होने से पहले वापस उसके शरीर में समा जाता। पर यह बात खुद राजकुमारी को भी नहीं पता थी। वह पूरी तरह उस नाग के वश में थी और कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी हालत दिन ब दिन क्यों बिगड़ रही है। राजमहल में निराशा का माहौल था। तभी एक दिन लखन नाम का एक साधारण युवक महल में आया। उसने सुना था कि राजकुमारी को कोई रहस्यमयी बीमारी हो गई है और उसने राजा से अनुरोध किया कि उसे एक मौका दिया जाए। राजा ने पहले तो संदेह किया, लेकिन फिर सोचा, जब इतने बड़े हकीम और वैद्य असफल हो चुके हैं तो इस युवक को भी आजमाने में क्या हर्ज है। उन्होंने लखन को राजकुमारी के कक्ष में एक रात बिताने की अनुमति दे दी। रात गहराने लगी। महल में सब सो चुके थे, लेकिन लखन राजकुमारी के पास बैठा सतर्कता से देख रहा था। आधी रात होते ही राजकुमारी के मुख से धीरे धीरे एक विशाल सांप बाहर निकला। 7 फुट लंबा, काला और डरावना। वह सरसराते हुए महल के आंगन से निकलकर जंगल की ओर बढ़ गया। लखन यह देखकर दंग रह गया। अब उसे समझ में आ चुका था कि राजकुमारी की बीमारी की असली वजह क्या थी। उसने कुछ नहीं किया, बस चुपचाप बैठा रहा और सांप के लौटने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह होने को आई, वही नाग वापस आया और बिना किसी को देखे सीधे राजकुमारी के मुख में समा गया। सुबह हुई। राजा चंद्रसेन जल्दी से राजकुमारी के कक्ष में आए और व्याकुलता से बोले, लखन, क्या तुम कुछ पता लगा सके? लखन ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आपकी बेटी किसी बीमारी से नहीं बल्कि एक श्राप से ग्रस्त है। उसके शरीर में एक जिंदा नाग रहता है जो हर रात बाहर निकलता और सुबह से पहले वापस आ जाता है। यही उसकी हालत बिगड़ने का कारण है। राजा यह सुनकर सन्न रह गए। वे कांपते हुए बोले, क्या ये सच है? लेकिन इसे कैसे रोका जा सकता है? लखन ने उत्तर दिया, मैं इसे खत्म करने का एक तरीका जानता हूं, लेकिन मुझे एक और रात चाहिए। साथ ही मुझे एक तलवार और एक मिट्टी से भरी बाल्टी की आवश्यकता होगी। राजा ने तुरंत उसकी मांग पूरी कर दी। अब सबकी निगाहें आने वाली रात पर टिकी थीं। रात फिर से आई। इस बार लखन पूरी तरह तैयार था। जैसे ही आधी रात हुई, नाग फिर से राजकुमारी के मुख से बाहर निकला। लेकिन इस बार लखन ने जल्दी से मिट्टी लेकर राजकुमारी के चेहरे और मुख पर मल दी। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि विशेष जड़ी बूटियों से बनी थी जो किसी भी जादुई शक्ति को निष्क्रिय कर सकती थी। नाग ने जब वापस लौटकर राजकुमारी के शरीर में समाने की कोशिश की तो वह धक्का खाकर गिर पड़ा। उसने गुस्से में जोर से फुफकारा, लेकिन अब वह अंदर नहीं जा सकता था। लखन ने बिना समय गंवाए तलवार उठाई और एक ही वार में नाग का सिर धड़ से अलग कर दिया। नाग कुछ पलों तक तड़पता रहा और फिर निष्प्राण हो गया। जैसे ही नाग मरा, राजकुमारी कांपने लगी। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें खुल गईं। यह पहली बार था जब वह पूरी तरह होश में थी। उसने लखन को सामने खड़ा देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कौन हो तुम और मैंने इतना हल्का महसूस क्यों किया? राजा, जो बाहर खड़े थे, दौड़कर अंदर आए। उन्होंने अपनी बेटी को होश में देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे लखन की ओर मुड़े और बोले, लखन, तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। राजा ने खुशी खुशी लखन को ढेर सारे सोने चांदी से नवाजने की घोषणा की, लेकिन लखन ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मुझे धन दौलत की आवश्यकता नहीं, लेकिन यदि आप वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे राजकुमारी का हाथ सौंप दीजिए। राजा कुछ पलों तक चुप रहे। फिर उन्होंने राजकुमारी की ओर देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम झलक रहा था। राजा मुस्कुराए और बोले, यदि मेरी बेटी सहमत हो तो यह विवाह निश्चित है। राजकुमारी ने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ ही दिनों बाद महल में भव्य विवाह हुआ। लखन और चंद्रकला का मिलन हुआ और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सबक: कभी कभी सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि धैर्य और चतुराई से किया जाता है।